नमस्कार और आपका स्वागत है शिक्षक जी एचआर पॉडकास्ट में, जहां हम बताते हैं आपको एचआर के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और इन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से आप अपना बिजनेस का, लोगों का इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट इस विषय पे है जहां पे आप एज अ बिज़नेस ओनर या स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर सोचते हैं कि एचआर तो सिर्फ एक पेपर वर्क है और कुछ ना कुछ इस वजह से आपके बिज़नेस को बीमारी लग जाती है। तो अगर रियल लाइफ में आपको ऐसी कुछ बीमारी लग जाती है तो आप जनरली क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ इलाज कराते हैं और फिर फॉलो अप कराते हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। तो ऐसे ही आज हम मिलेंगे एचआर के डॉक्टर, ग्लोबल एचआर मेंटर श्री डॉक्टर विवेक त्रिवेदी जी से, और वो हमें बताएंगे एचआर के सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं श्री डॉक्टर विवेक त्रिवेदी जी को। नमस्कार सर। नमस्कार चिराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि इस तरीके से जो हमारी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बेसिक्स से शुरू करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि एचआर तो सिर्फ पेपर वर्क है, यही सोचते हैं हमारे बिजनेस ओनर और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, और मैं बोल सकता हूँ कि एमएसएमई के बिजनेस ओनर्स। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही आकलन है आपका कि एचआर को लोग एक पेपर वर्क ही मानते हैं, लेकिन एचआर है ये पेपर वर्क से बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजी वर्क है। और जब आप एक सही तरीके से स्ट्रेटजी बना लेते हैं, एक नया सिस्टम बना लेते हैं, एक अच्छा सिस्टम बना लेते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अच्छे लोग आपके यहाँ काम करते हैं, उनके प्रोसेस सेट होते हैं तो वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। और जब आपका एक कॉम्प्लायंस सेट होता है तो आपका कहीं भी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं होता है, रैदर देन आप उसकी एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो जैसा आपने बोला कि एचआर एक पेपर वर्क है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ एचआर एक स्ट्रेटजी वर्क है। तो मेरा सजेशन है, मेरा सुझाव है कि लोग इसे पेपर वर्क ना समझ के स्ट्रेटजी वर्क समझें, और उस समय फिर उनको एचआर की उपलब्धियां मिलेंगी और आपको पता लगेगा कि एचआर कैसे एक प्रोडक्टिव रूप में आपका सपोर्ट कर सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट कर सकता है। जी बढ़िया सर, आई अंडरस्टैंड। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा, जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो पेपर वर्क सोचते हैं कि सिर्फ ये पेपर वर्क है क्योंकि इसमें तो सिर्फ हायरिंग, पेरोल और सिर्फ कंप्लायंस का काम बचा है, बट यहाँ पे कुछ उनके नुकसान भी हो रहे हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या क्या नुकसान है हो रहे हैं सर उनके? देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना कि एक होता है टैलेंट ड्रेन, मतलब जिसको हम वर्ड कहते हैं टैलेंट ड्रेन, कि लोग, अगर आपने एक अच्छा सिस्टम नहीं बनाया, एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं बनाई और एक अच्छा प्रोसेस नहीं बनाया, तो व्यक्ति कभी भी आपके यहाँ काम करने में बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। उसको जब भी दूसरी जगह मौका मिलेगा वो चला जाएगा। एंड दैट वी कॉल्ड इट एज अ टैलेंट ड्रेन। तो ये टैलेंट ड्रेन जो है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, जहाँ पे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं अगर एक हमने अच्छी स्ट्रैटेजी और सिस्टम बना दिया। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है प्रोडक्टिविटी लॉस। अब यहाँ प्रोडक्टिविटी में क्या चीज़ें आती है कि हमने लोगों को हायर तो कर लिया, लेकिन हायर करने के बाद में हमने या तो गोल सेट नहीं किया, या अगर हमने उनको एक प्रॉपर तरीके से KRA KPI नहीं बताया, परफॉर्मेंस सिस्टम नहीं बताया, तो उनको ये नहीं पता होगा कि कैसे वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये जो है, ये दूसरा मेजर इशू है जिसको हम कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। तीसरी चीज जो आप समझेंगे वो होती है आपका कि आप इसमें कॉम्प्लायंसेस जो होते हैं आपके, स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस, PF हो गया, ESI हो गया, लेबर वेलफेयर फंड हो गए, तो ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये अगर आपने प्रॉपर नहीं की तो ये आपकी कॉस्टिंग को और बढ़ा देगा। इस चीज़ को आप समझिएगा कि अगर आपने सही समय पे PF को नहीं पे किया, ESI को नहीं पे किया, तो उसके जो जुर्माने होते हैं या उसके जो फाइन्स होते हैं वो आपको और ज़्यादा खर्चे में ले जाएंगे। सर यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ।
तो इसका आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे यानी आपकी इनकम कम होगी, इज दैट राइट? यस, इनकम कम नहीं हो रही है। नहीं, यही चीज़ आपको ध्यान देनी है और यही चीज़ आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सारे बिजनेस ओनर्स समझे इस चीज़ को कि आपकी इनकम कम नहीं हो रही है, लेकिन आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, आपने एचआर को एक बार में एक तरीके से आपने सिस्टम सेट कर दिया। ओके। अब आपने एक बार सिस्टम सेट कर दिया, वो आपको सालों साल, महीनों महीनों तक लगातार रिटर्न देगा। तो ये जो चीज़ है, दिस इज ऑल योर इन्वेस्टमेंट, और जो आपका हिडन कॉस्ट है वो सब धीरे धीरे कम होते जाएगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब इससे आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लंबा चौड़ा फाइन भरना पड़ेगा कंप्लायंस में। करेक्ट। मतलब एक इंग्लिश में एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब अगर आपने एक बार एक जगह पे टाँके लगा दिए तो 9 टाँके बच जाते हैं। ओके। तो ये जो चीज़ है, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपके जो हिडन कॉस्ट है दैट विल बी टेकन केयर। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये होती है रेपुटेशन। कहता ना कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो रेपुटेशन होती है ये बार बार नहीं बनती है। अगर एक बार बन गई और अगर उसको हमने सस्टेन नहीं किया तो ये व्यक्ति हर जगह जहाँ भी जाएगा ये यही अपना बैड नेम लेके जाएगा कि भाई इनके यहाँ तो कोई काम ही नहीं होता है, इनके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, इनके यहाँ कोई प्रोसेस ही नहीं है। अब ये जो रेपुटेशन है इसको जब बदलने में आपको समय लगेगा, ये आपका बहुत ज़्यादा समय निकाल ले जाएगा, है ना। तो इसके लिए मेरा ये सजेशन है कि हम इसको एक स्ट्रेटजिक वर्क समझें और इसके हिसाब से फिर अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, एक तो आपने जैसा बोला कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या है, सिस्टम और स्ट्रैटेजीज हमारी बन जा रही हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हम एक स्ट्रेटजी वर्क समझ करके और यहाँ पे हम सोचें कि हम किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किस तरीके से हम सिस्टम को सेट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आपका सिस्टम सेट हो गया तो उसके बाद में फिर आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप आने वाली है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल समझदारी की बात है। डॉक्टर विवेक सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई रियल लाइफ केस स्टडी शेयर कर सकते हैं जिसमें ऐसा हुआ कि वो पेपर वर्क समझते थे लेकिन इन द एंड ऐसा निकला कि उनकी प्रोडक्टिविटी और जैसे आपने बोला टैलेंट ड्रेन और कंप्लायंस, ये सारी इशूएं जो खड़ी हुई थी उनके बिजनेस में सॉल्व हो गई। क्या आप कुछ ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और कहते हैं ना कि मतलब जब आप प्रैक्टिकल किसी चीज़ को समझते हैं तो आप उसका सॉल्यूशन जो होता है उसको मेजर कर पाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारे क्लाइंट सोलर पावर के हैं, अभी भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ दिक्कत क्या आ रही थी कि लोग काफ़ी अच्छे लोगों को लेते थे, ये पूरा मतलब कहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट लेते थे, लेकिन लोग रुकते नहीं थे, छोड़ के चले जाते थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि पूरे टीम की प्रोडक्टिविटी अपने आप में कम होती जा रही थी। हमने क्या किया, हमने इनको एक सिस्टम दिया, हमने KPIs बनाए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया इसका, और उसका फ़ायदा इनको मिला 3 से 4 महीने में। एक तो ये हुआ कि लोग छोड़ के जाने वाले जो थे वो रुक गए। ओके। और दूसरा आप समझेंगे कि यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, ये हुआ कि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ओके। हाँ, उनको लगने लगा कि देखिए अब हमको हमारे गोल्स हमको पता लग गए हैं। सेल्स में क्या होता है, गोल्स रहते हैं। अब गोल्स अगर आपको पता लग गया, लोगों ने उसको रिजल्ट दिया, तो जब रिजल्ट आने लग गया तो सबको लगने लगा कि भाई अब मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट दूं। एक तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ रिटेंशन हो गया, तीसरी तरफ लोगों ने रेफर देना चालू करना शुरू कर दिया कि भाई ये यहाँ पे हमारे यहाँ सिस्टम है, तो आप जो नॉन ऑर्गेनाइज सिस्टम में काम करते हैं आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हमारे कंपनी को। तो ये जो छोटा सा केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर किया सोलर पावर वाला, इससे क्या हुआ, 3 फायदे हुए लोगों को, और इस वजह से एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जी बिल्कुल बढ़िया सर। तो जो लोग आज हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको लगता है सर कि उन्हें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए इमीडिएट, 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स, जिससे कि वो अपना सिस्टम में थोड़ा सुधार ला सकें बिफोर इवन कमिंग एंड टॉकिंग टू अस? इज़ देयर अ वे वी कैन डू इट सर?
जी बिल्कुल, अभी देखिए छोटी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपको कभी भी बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, हाँ हाँ, लेकिन छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़े कदम बन जाते हैं। ओके, सही बात है। आपके जो कहते हैं ना अ बिट बिकम्स हैबिट, हाँ, चार्ल्स डोइंग जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो इसमें जब हम एक इनपुट लेते हैं कि भाई छोटे कदम उठाइए, हम कहते हैं कि आपके यहाँ जैसे ही कोई व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, उसका एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम आप सेट कर दीजिए, ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि रोल्स, उसको पता हो कि क्या काम करना है उसको। ऑल राइट। अब देखिए अकाउंट्स का ही पर्सन है और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। कहीं पे वो जीएसटी भी मेंटेन करता है, कहीं पे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेएबल मेंटेन करता है, और कहीं उसको काम दिया जाता है सिर्फ वो आप बैलेंस शीट मेंटेन करिए या बैंक रिकन्सिलेशन करिए। एक ही अकाउंट असिस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जब हम उनको हायर कर रहे हैं, डे 1 को एक उनका रोल क्लैरिटी हो जाए, गोल सेटिंग आ जाए, तो उससे उनको भी एक क्लैरिटी मिल जाएगी, प्लस हमको भी पता रहेगा कि अगर हमने मिस्टर एक्स को हायर किया है तो उनको किस काम के लिए हायर किया और उनको किस तरीके से इवैल्यूएट करना है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीडबैक देना। मतलब उनको लगे कि मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको कोई बहुत बड़े सिस्टम्स नहीं बनाने होते इसके लिए। आप कहते हैं ना चाय पे चर्चा, मन की बात, बस वही चीज़ है कि अब आप एक बार महीने भर में एक बार उस व्यक्ति से मिलिए जिसको आपने हायर किया है और उनसे पूछिए कि भाई कैसा लगा आपको हमारा ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखिए वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आए हैं, तो वहाँ से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, आपको एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा और साथ में आप भी फीडबैक दे पाएंगे। जनरली लोग क्या होता है ना, पूरे साल का वेट करते हैं या कम से कम 3 महीने 6 महीने, बाद में देखा जाएगा, बाद में बताया जाएगा, अभी तो नया नया है। नहीं, यही तो समय है जबकि आपको फीडबैक देना है। और जितना आप रेगुलर फीडबैक देंगे, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता चला जाएगा और प्लस आपको उसको लगेगा कि मेरे को बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सुना जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे और लोग इस चीज़ का प्रयोग करें और फिर वो देखें कि ये जो छोटी चीज़ें हैं वो कितनी बड़ी रिजल्ट्स में उनको रिजल्ट देंगे, मतलब कितने बड़े तरीके से उनको आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो ये मेरा छोटा सा सुझाव है आपके माध्यम से लोगों की तरफ। जी तो सर सुझाव तो है ही, मैं इस सब्जेक्ट को और लाइट बनाना चाहता हूँ। मैंने एक बार सुनी थी आपकी नई दुल्हन वाली कहानी। अरे जी 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 जी, हाँ हाँ हाँ। तो क्या आप वो हमारे ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक मतलब कहते हैं ना कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाकया याद दिला दिया। तो देखिए क्या होता है ना कि हमारे भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो हस्बैंड का कर्तव्य होता है कि वो बताए लोगों के बारे में कि भाई चाचा ससुर कौन है, सास कौन है, ये ना सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अब क्या होता है कई बार वो हस्बैंड नहीं बताता है। अब हस्बैंड नहीं बताता है तो भाई जो दुल्हन है वो तो बेचारी कोशिश करेगी जानने की कि सास को क्या पसंद है, ससुर को क्या पसंद है। तो वो क्या काम करती है कि वो ननद और देवर जी जो होते हैं उनसे बात करने लगती है। और फिर जो हमारे देवर साहब हैं वो बताते ज़रूर हैं कि भाई ये चाचा ससुर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि बड़े खड़ूस टाइप के व्यक्ति हैं ये, हालांकि हैं उनके चाचा ही, लेकिन वो उनको इस तरीके का पोर्ट्रे कर देते हैं कि ताकि ये नई नवेली दुल्हन बड़ा सोच समझ के जाए। अब क्या होता है, हिचकिचाहट आ जाती है। अब ये जो है जब जाती हैं तो बड़ा संकोच में जाती हैं। द सेम थिंग हैपेंस इन आवर ऑनबोर्डिंग ऑल्सो, कि अगर आपके यहाँ पे कोई नया व्यक्ति ज्वाइन किया आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आपने उसको नहीं बताया कि आपका अकाउंट्स कौन देखता है, आपका फाइनेंस कौन देखता है, आपका सेल्स कौन देखता है, आपकी मार्केटिंग कौन देखता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो अपने हिसाब से जानने की कोशिश करेगा। अब समझ लीजिए कि आपके यहाँ मिस्टर कृष्णन है जो कि अकाउंट्स देखते हैं और आपने नहीं बताया कि वो अकाउंट्स देखते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, वो किसी ना किसी से पूछेगा कि भाई अकाउंट्स कौन देखता है, अकाउंट्स कौन देखता है, और अगर आपने नहीं बताया तो कोई दूसरा बताएगा। अब जब वो दूसरा व्यक्ति बता रहा है तो वो साथ ही साथ क्या करता है कि अपने इंप्रेशन को, अपने इमेज को और अपने थॉट्स को भी साथ ही साथ बता देता है। अब वो बता देता है भाई कृष्णन जी हैं जो कि देखते हैं अकाउंट्स,
लेकिन बड़े खड़ूस व्यक्ति हैं, बड़ा सोच समझ के जाइएगा। और उनके साथ मतलब 3 बजे के बाद तो जाइए ही मत। अब ये जो व्यक्ति है, ये दिमाग में उसके इंप्रेशन आ गया कि कृष्णन जी हैं लेकिन खड़ूस व्यक्ति हैं। अब गलती से वो व्यक्ति 3 बजे ही पहुंच गया वहां पे, और वो 3 बजे भाई साहब जो थे हमारे कृष्णन जी, वो बैलेंस शीट रिकंसिलेशन कर रहे थे फोकस्ड अप्रोच के साथ। बिल्कुल। और ये व्यक्ति पहुंचे और इन्होंने बोला सर हमारी इनवॉइस प्रोसेसिंग करनी है। कृष्णन जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रख दो वहाँ पे, हमारा टाइम अभी हम देखेंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे, एक काम करना 2 दिन बाद आना। अब ये जो व्यक्ति था, इसके दिमाग में आ गया कि देखो उस व्यक्ति ने सही बोला था कि कृष्णन जो है ये खड़ूस व्यक्ति हैं। अब ये जो कृष्णन जी अच्छे होने के बावजूद क्या होता है, उनके ऊपर एक टैग लग गया बिना किसी तरीके की गलती के। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है। इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा हमने ऑनबोर्डिंग सेशन रख लिया, या जिसको हम कहते हैं आजकल प्रेजेंटेशन, एक पीपीटी चलती है, एक पीपीटी हमने बना ली, लोगों को बता दिया कि भाई ये 5 डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे हैं और इन 5 डिपार्टमेंट को ये 5 व्यक्ति हैं जो कि एचओडीज हैं जो संभालते हैं। तो उसको कहीं बाहर से कृष्णन जी के बारे में पता नहीं लगने की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक हमारा कहते हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप रखेंगे तो बट नेचुरल है कि लोग भी आपके यहाँ पे ज़्यादा काम करेंगे और प्लस एक स्ट्रक्चर और सिस्टम अपने आप बनता जाएगा। नई बहू जैसे ही आती है, नई बहू को राह दिखाना और उस सिस्टम के अंदर, फैमिली सिस्टम के अंदर अकोमोडेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही काम हमारे बिजनेस ओनर, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स या फिर एमएसएमई वालों को करना चाहिए, ताकि उनका सिस्टम बिल्कुल बढ़िया हो जाए और एम्प्लॉय एक क्लूलेस न रहे कि क्या, किससे और कब जाने। जी तो धन्यवाद सर। आज के एपिसोड का एक सिंपल लेसन मिलता है एमएसएमई और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और आई वुड से बिजनेस ओनर्स के लिए कि एचआर को इग्नोर करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप एचआर को इग्नोर करेंगे तो आपकी टैलेंट ड्रेन होगी आपकी कंपनी में, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, आपको कंप्लायंस की पेनाल्टीज़ झेल सकते हैं। तो याद रखिए, ये सब चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों से उभरना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को पहले आप देखिए, फिक्स करिए। जैसे डॉक्टर विवेक सर ने बताया कि सिंपल स्टेप्स के ज़रिए, बहू वाली स्टोरी नहीं, बहू वाली स्टोरी याद रखिए और इससे आपको याद आएगी कि क्या क्या करना चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट चिराग। अगले एपिसोड में जानेंगे कि बिजनेस ओनर्स के यूनिक एचआर चैलेंजेस और साथ ही उनके सॉल्यूशन। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।